हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। तो पहला टॉपिक है लेप्रोसी और दूसरा टॉपिक है यूरिनरी कैथेटराइजेशन। इससे 1 मार्क्स क्वेश्चन भी बहुत आया करते हैं और 10 मार्क्स क्वेश्चन भी बहुत आया करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को सीरियस लीजिएगा और हो सके तो नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लेप्रोसी होता क्या है। तो जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है कि स्किन का कुछ बीमारी है, ठीक है। तो इसे हम लोग हैंसेन्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह का क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के चलते होता है। यानी ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बहुत लंबे समय से आपको प्रभावित किए हुए रहेगा। यानी आपको ये बहुत लंबे समय तक शरीर में रहेगा, आपके स्किन में, पीठ में, हाथ में, पैर में, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के चलते होता है। मेनली ये किसको अफेक्ट करता है, तो स्किन को, पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करता है। और अगर इसका सही से इलाज नहीं कराया गया तो ये इतना अंदर तक डैमेज कर देगा कि आपको जो है डिफॉर्मिटी कर सकता है। आपको जो है अजीब तरह का, हाथ में अगर हुआ है तो हाथ अजीब तरह का हो जाएगा, कुछ डिफॉर्मिटी यानी अपंगता ला देगा, डिजेबिलिटी ला देगा, ठीक है। अब हम लोग आगे समझेंगे कि आखिर ये लेप्रोसी होता किसके कारण है, कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के कारण ये होता है जो कि एक बैक्टीरियल बीमारी है। ये क्या है, तो एसिड फास्ट बैसिलस बैक्टीरियम जो होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेप्रोसी के लिए, ठीक है। ये मेनली स्किन को और नर्व्स को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है, तो स्किन को और नर्व्स को। ये बहुत दिन तक शरीर में है तो टिश्यू और मसल्स को भी अफेक्ट कर सकता है। अब है कि ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे है। अगर ये किसी एक इंसान को हुआ है तो दूसरे को ये फैलेगा या नहीं फैलेगा, फैलेगा तो कैसे फैलेगा। तो लेप्रोसी जो है वो कैसे फैलती है। लेप्रोसी इज प्राइमरीली ट्रांसमिटेड थ्रू प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन अनट्रीटेड पर्सन हु हैज़ द डिजीज। यानी कि मान के चलिए आपके घर में दादा परदादा, यानी दादा को या किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं दादा को, किसी भी इंसान को अगर हुआ है और आप उसके आसपास बहुत दिन से हैं और उसके कांटेक्ट में बार बार उसके हाथ को छू रहे हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं बहुत दिन तक, मतलब 5-6 दिन, 1 महीने, तो ये बीमारी आपको एकदम हो सकती है। 100% चांस है कि आपको ये बीमारी हो। It is not highly contagious and is thought to spread through respiratory droplets when an infected person coughs or sneezes। ये कैसे फैलता है, तो कैसे फैलेगा, अगर कोई बीमार व्यक्ति है, अगर वो छींकता है और हमको वो बीमारी नहीं है और हम उसके सामने होते हैं और उसके ड्रॉपलेट्स को टच कर लेते हैं या उसके ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेते हैं, यानी कि हम जो है सांस ले लिए या फिर हमारे फेस पे ही छींक दिया, हो सकता है कि इस तरीके से आपको ये बीमारी अफेक्ट कर दे, आप उस बीमारी से प्रभावित हो जाएं। इट हैज़ अ लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड ऑफन टेकिंग सेवरल ईयर्स फॉर सिम्टम्स टू अपीयर आफ्टर एक्सपोजर। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, उसे टच कर रहे हैं या फिर जो है हाथ में किसी का हुआ है, हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं, या फिर वो छींक दिया या फिर कहीं से ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आप आ गए और फिर क्या हुआ कि आपको वो बीमारी हो गई, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होगा। वो बैक्टीरिया आपके अंदर आ तो गया, लेकिन हो सकता है कुछ महीने, कुछ साल बाद उसके लक्षण आपके अंदर दिखे, ठीक है। तो एक्सपोजर के बहुत साल बाद लक्षण आते हैं और ये बीमारी दिखती है। अब इसके कुछ टाइप्स है, कुछ क्लिनिकल फॉर्म्स हैं लेप्रोसी के। पहला है ट्यूबरक्यूलॉइड लेप्रोसी, दूसरा है लेप्रोमेटस लेप्रोसी और तीसरा है बॉर्डर लाइन लेप्रोसी। 3 तरह के हैं, ट्यूबरक्यूलॉइड, लेप्रोमेटस, बॉर्डर लाइन। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके तीनों को समझते हैं। तो जो ट्यूबरक्यूलॉइड लेप्रोसी है वो माइल्डर फॉर्म है, यानी कि जैसे होता है ना कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है। मतलब है कि अभी थोड़ा थोड़ा अफेक्ट किया है किसी पर्सन को, और क्या होता है कि उसमें स्किन लेजन्स उतना नहीं आए हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है। जैसे दाग धब्बे नहीं आ जाते हाथ पे और वो एकदम अंदर तक अल्सर फैलने लगता है, तो वैसा नहीं है, थोड़ा बहुत होता है, स्किन लेजन्स थोड़े से आते हैं। और क्या होता है कि इसमें इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही स्ट्रांग होता है ट्यूबरक्यूलॉइड लेप्रोसी में। तो याद रखिए कि सबसे माइल्डर फॉर्म जो है लेप्रोसी का वो ट्यूबरक्यूलॉइड है। इसमें नर्व इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बस स्किन का इन्वॉल्वमेंट होता है।
लेप्रोमेटस लेप्रोसी क्या है, तो ये सबसे सीवियर फॉर्म है और ये बहुत ज़्यादा ही स्किन में फैल जाता है और इसमें जो होता है बहुत ही जो इम्यून रिस्पॉन्स है बहुत वीक होता है। जब इम्यून सिस्टम ही वीक रहेगा इसमें तो फिर कहाँ से आपको इस बीमारी से बचा पाएगा, ये तो शरीर में फैल ही जाएगा हर एक हिस्से में। इसमें नर्व इन्वॉल्व हो ही जाता है, बहुत ही कॉमन है। इसमें सेंसरी और मोटर इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, यानी सेंसरी फंक्शन मोटर फंक्शन भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो लेप्रोमेटस लेप्रोसी सबसे खतरनाक है और जो आपका ट्यूबरक्यूलॉइड है वो माइल्डर फॉर्म है, यानी वो कम प्रभावित करता है और वो कम सीरियस है। बॉर्डर लाइन लेप्रोसी जो है वो ट्यूबरक्यूलॉइड और लेप्रोमेटस के बीच में होता है, ना ज़्यादा सीरियस है ना ज़्यादा कम सीरियस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत ही मतलब कहें ना कि सीवियर है, मतलब ज़्यादा किसी को प्रभावित नहीं करता है। इसमें इम्यून रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक रहता है, ज़्यादा ना बेकार रहता है ना ज़्यादा अच्छा रहता है, जो कहा जाता है ना कि बीच वाला है, ना ज़्यादा बेकार ना ज़्यादा अच्छा, वैसा है। लेप्रोमेटस तो बहुत खतरनाक है, ट्यूबरक्यूलॉइड नॉर्मल है यानी कि थोड़ा सा खतरनाक है और जो बॉर्डर लाइन है वो तो बीच का है, ठीक है। दूसरे फॉर्म्स भी हैं जिसमें आपका देयर आर अदर लेस कॉमन क्लिनिकल फॉर्म्स एंड स्पेक्ट्रम वेरिएंट्स ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी के और भी फॉर्म्स हैं लेकिन ये तीनों मेन है, इसी को आप याद रखिए। अब है कि सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, तो इसमें है कि सबसे पहले लक्षण क्या आएगा, तो आपको जो है स्किन पे, चाहे वो पैर हो चाहे हाथ हो, वहाँ पे डिस्कलरेशन होगा, उसका कलर चेंज होगा, हाइपोपिगमेंटेशन हो जाएगा, अलॉन्ग विद नंबनेस और लॉस ऑफ सेंसेशन इन अफेक्टेड एरिया। अगर वहाँ पे नर्व इन्वॉल्व है तो आपको सेंसेशन कुछ वहाँ फील नहीं होगा, आपको वहाँ सुन्नपन सा महसूस होगा। जैसे जैसे डिजीज बढ़ेगी तो स्किन नोड्यूल्स बनने लगेंगे और वहाँ पे छाले यानी बहुत से अल्सर से आपको दिखने लगेंगे और वहाँ के मसल्स भी वीक होने लगेंगे, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन है तो वहाँ के मसल्स और वहाँ के जो भी सेंसरी और मोटर फंक्शन है वो कैसे हो पाएगा, वो भी डिस्टर्ब होने लगेगा। हो सकता है वहाँ का नर्व भी डैमेज हो जाए जिसके कारण सेंसरी लॉस हो जाए, मसल्स जो हैं वो अपना काम करना बंद कर दे, कमज़ोर पड़ जाएं, अपंगता हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है। अगर फेस में हुआ है तो फेशल डिफॉर्मिटी हो सकता है, आपका नाक जो है वो टेढ़ा हो सकता है, नाक जो है कोलैप्स कर सकता है आपका, और ये बहुत ही एडवांस केस में होता है, बहुत दिन तक है तो वो फेस तक भी इन्फेक्शन पहुंच सकता है और डिफॉर्मिटी कर सकता है। तो याद रखिए कि स्किन लेजन्स आने लगेंगे, हाइपोपिगमेंटेशन होने लगता है, डिस्कलरेशन होने लगता है, अगर नर्व इन्वॉल्व है तो सेंसरी लॉस होगा, मसल्स वीक हो जाएंगे और आपका ये डिफॉर्मिटी डिसेबिलिटी भी कर सकता है, अल्सर हो सकते हैं। तो ये सब याद रखिए, नंबनेस, सेंसेशन लॉस हो सकता है, तो ये सब लक्षण हैं। अब नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस, यानी कैसे पता करेंगे कि इस इंसान को लेप्रोसी हुआ है, क्योंकि कभी कभी सेलुलाइटिस भी इसी तरह का होता है जिससे आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। या फिर शुगर वाले पेशेंट को, डायबिटीज़ जिसको है, तो उनके हाथ पैर में भी कुछ तरह की दिक्कतें होने लगती हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, कहीं मरीज को डायबिटीज़ और सेलुलाइटिस यानी इन्फेक्शन तो नहीं है स्किन में। तो अब हमें पता करना है कि ये लेप्रोसी है या कोई और बीमारी, तो उसके लिए कुछ जांचें करवाते हैं जिसमें आपका है कि स्किन बायोप्सी, जहाँ पे वो दिक्कत हो रही है वहाँ से थोड़ा सा टिश्यू लेंगे और जांच के लिए भेज देंगे, ठीक है, यानी कह सकते हैं फेनेसी या फिर बायोप्सी ले लेंगे स्किन का। एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं यानी स्किन स्मीयरिंग करवाएंगे, ठीक है, जिससे पता लग जाएगा कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रा बैक्टीरिया के कारण हुआ है या किसके कारण हुआ है। अगर माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के कारण हुआ होगा तो लेप्रोसी बीमारी हुई है, कंफर्म हो जाएगा। मॉलिक्यूलर टेस्ट करवाते हैं, पीसीआर करवा सकते हैं जिससे कि कंफर्मेशन हो जाए कि लेप्रोसी है मरीज को। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, क्या इलाज करवाएंगे लेप्रोसी अगर किसी को हो गया तो पहला है कि ये ट्रीटेबल है, इसका इलाज है, बल्कि ये क्रॉनिक है, बहुत लंबे समय तक रहेगा लेकिन इसका इलाज है, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मल्टी ड्रग थेरेपी, बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं मरीज़ की, जिसमें एंटीबायोटिक होंगे, डेप्सोन, रिफेम्पिसिन, क्लोफाजिमाइन होगा, तो डेप्सोन, रिफेम्पिसिन और जो क्लोफाजिमाइन है, ये तीनों का नाम एकदम आप रट लीजिए। लेप्रोसी के लिए कुछ भी मत लिखिए, बस ये 3 लिख के आ जाइए, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्लोफाजिमाइन, डेप्सोन, रिफेम्पिसिन और कुछ एंटीबायोटिक्स मिलने दिए जाते हैं। अब है कि ट्रीटमेंट का जो चॉइस है, यानी ट्रीटमेंट का कैसे निर्धारण करेंगे कि मरीज़ को इलाज कैसा देना है। अब हम लोग को ये डिसाइड करना होगा कि ट्यूबरक्यूलॉइड है, लेप्रोमेटस है, या फिर आपका जो है कौन सा तरह का ये लेप्रोसी है, क्योंकि बॉर्डर लाइन भी हो सकता है, लेप्रोमेटस भी हो सकता है, ट्यूबरक्यूलॉइड भी हो सकता है।
तो जितना सीरियस है, जितना सीवियर है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं। यानी कंडीशन कैसा है लेप्रोसी का, किस तरह का लेप्रोसी है, इस पर डिपेंड करता है कि इलाज कैसा देना है। अब है कि जो इलाज है वो कुछ महीनों से लेके कुछ साल तक भी चल सकते हैं, जब तक आपका लेप्रोसी ट्रीट ना हो पाए, जब तक ठीक ना हो पाए। अब है कि जितना जल्दी आप पता कर लें कि आपको लेप्रोसी हुआ है, उतना ही जल्दी आपका इलाज हो जाएगा, ठीक है। नहीं, जल्दी से इसका डायग्नोसिस करवाइए और जल्दी से इसका ट्रीटमेंट करवाइए, ताकि जो नर्व डैमेज हो रहा है और जो डिसेबिलिटी, जो अपंगता हो सकती है आपको, उससे आपका बचाव हो सके, ठीक है। क्योंकि नर्व डैमेज हो गया और डिसेबिलिटी हो गई तो ज़िंदगी तो ख़राब हो जानी है, ठीक है। तो ध्यान रखना है अपना और जल्दी से जाँच करवाना है और इलाज लेना है। अब हम लोग समझेंगे कि क्या दिक्कतें हो सकती हैं लेप्रोसी के कारण। अनट्रीटेड और इनएडिक्वेटली ट्रीटेड लेप्रोसी कैन लीड टू परमानेंट नर्व डैमेज, डिफॉर्मिटीज एंड डिसेबिलिटी। अगर सही तरीके से इलाज नहीं हुआ है लेप्रोसी का, तो ये परमानेंटली, हमेशा के लिए नर्व को डैमेज कर सकता है, डिफॉर्मिटी कर सकता है, डिसेबिलिटी यानी अपंगता ला सकता है। हाथ में है तो हाथ टेढ़ा हो सकता है, मतलब उसका एकदम से जो शेप ही है वही चेंज हो सकता है। नर्व डैमेज हो जाएगा तो आपको वहाँ पे कुछ फील ही नहीं होगा, कुछ वहाँ से सेंसेशन नहीं होगा, ठीक है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड अल्सरेशन कैन अकर इन अफेक्टेड स्किन लेजन्स। यानी एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, वहाँ का सब कुछ कमज़ोर हो जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स कमज़ोर हो जाएगा, तो वहाँ पे दूसरे भी इन्फेक्शन आकर प्रभावित करने लगेंगे और अल्सर इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि वो टिश्यू और मसल को भी अफेक्ट कर सकता है। रिएक्शंस, लेप्रोसी रिएक्शंस भी हो जाते हैं, जो कि लक्षण को और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। मरीज़ की स्थिति ऐसे ही ख़राब थी और रिएक्शन हो गए मरीज़ को तो और स्थिति ख़राब हो जाएगी। इसके लिए अलग से और सही से इलाज करना पड़ता है मरीज़ का। अब नेक्स्ट है हमारा कि प्रिवेंशन क्या है। आखिर लेप्रोसी बीमारी है तो हर बीमारी से कुछ ना कुछ तो बचाव है। तो पहला चीज़ है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी केसेज। जो लेप्रोसी के अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हैं, ये ट्रांसमिशन को बचा सकते हैं। अगर आपको पहले ही पता लग जाए कि उस व्यक्ति को लेप्रोसी हो रखा है, तो आप तो उसे अच्छे से समझा देंगे कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, किसी को भी ऐसे ही टच नहीं करना है, और दूसरे व्यक्ति को भी ये पता रहेगा उनको लेप्रोसी हुआ है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, थोड़ा वो केयरफुल होंगे, ताकि वो इन्फेक्शन एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ना फैले। तो ट्रांसमिशन रोकने के लिए पहले पता होना चाहिए कि बीमारी किसको है और क्या बीमारी है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई न्यू केसेज। अब ये भी पता करना होता है कि उस इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में कौन कौन आया है, और जो कॉन्टैक्ट में आया है उनका जांच करवाया जाए, ताकि जो नए केस बन रहे हैं और उनको भी पता नहीं है, उनका सही से इलाज हो पाए और उनसे दूसरे को होने से रोका जा सके। Leprosy is not highly contagious and people who receive timely treatment are no longer a source of infection। यानी कि जिसको ये बीमारी हुई है वही तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है ना, उसी से तो दूसरे को होगा। तो सोर्स कौन है? जो बीमार व्यक्ति है वो। तो बीमार व्यक्ति का अगर सही समय पे जानकारी हो जाए बीमार व्यक्ति को कि उसको ये बीमारी हो रखी है, तो इलाज भी सही होगा। इलाज सही होगा तो इन्फेक्शन कंट्रोल होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल होगा तो मरीज़ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, इलाज हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो दूसरे को ये बीमारी नहीं फैलाएगा, ठीक है। तो यही है इसका प्रिवेंशन। अब आता है स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी लोगों में तरह तरह की धारणाएं बनी रहती हैं हर एक बीमारी के लिए। जैसा कि आप खुद भी सोचते होंगे, मेरे दिमाग में भी कुछ ना कुछ चलता होगा, तो हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ समाज की सोच है। तो इसमें क्या है कि बहुत लंबे समय से ये सोचा गया है कि ये जो बीमारी है वो एकदम छूने से एकदम बहुत ही ज़्यादा जानलेवा है, फैल जाएगी, कोई इलाज नहीं है, बहुत ही गंदा होता है, ऐसा वैसा। तो इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, यानी कि बहुत तरह के जागरूकता अभियान चलाई गई हैं, जिससे कि ये जो धारणाएं लोगों के अंदर बनी हुई हैं, ये जो भेदभाव का व्यवहार वो रख रहे हैं बीमार व्यक्ति के साथ, वैसा ना रखें। वो बस सावधानी से अपना बचाव करें और मरीज़ की भी देखभाल करें, ठीक है। किसी के घर में अगर कोई लोग प्रभावित हो गए हैं, यानी कि उन्हें अकेला छोड़ दें मरने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप अपना बचाव करिए ना, आप उनका भी बचाव करिए। इस बीमारी से कोई ऐसा नहीं है कि एकदम आपकी जान चली जाएगी। अगर अफेक्ट हो भी जाते हैं तो इलाज करवा लीजिए जल्दी से, लेकिन किसी को मरता तो मत छोड़िए। यही है कि ये जो भेदभाव, ये जो लोगों की धारणाएं बन रखी हैं, उसे बदलने के लिए बहुत ही अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए और वो अपनी सोच को बदलें। क्योंकि किसी बीमार व्यक्ति से भागने की ज़रूरी नहीं है,
क्या ज़रूरत है? तो बीमार व्यक्ति से मत भागिए, बीमारी से बचिए, ठीक है। तो बीमार व्यक्ति के साथ रह के भी आप बीमारी से बच सकते हैं, उसके भी बहुत तरीके हैं। लेप्रोसी जो है आजकल जो है रेयर है, लेकिन होता तो है, रेयर है लेकिन होता है, ठीक है। तो आपको जो है अपना बचाव करना है। अगर कभी लगता है कि ये बीमारी जिसको है उसके कांटेक्ट में आप आ गए हैं या फिर आपको कुछ इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, तो आप जल्दी से डायग्नोसिस यानी अपनी जांच करवाइए और जल्दी से जो है ट्रीटमेंट ले लीजिए। अगर सही से इलाज हुए और सही से लोग जो हैं अपना ध्यान रखें, केयरफुल रहें, तो ये बीमारी बहुत हद तक कंट्रोल की जा सकती है और इसका रोकथाम भी हो सकता है। तो इसी तरीके से ये जो छोटा सा लेप्रोसी पे वीडियो था वो ख़त्म होता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन था। तो फिर से वही बात कि आप सही से अपना इलाज करवाइए, सही से जांच करवाइए और जो है बीमार व्यक्ति से दूरी मत बनाइए, बीमारी से दूरी बनाइए, ठीक है। जिससे कि आप अपनी जो लाइफ की क्वालिटी है, ठीक है, वो सही कर सकते हैं, आप सही जीवन जी सकते हैं। तो अपने आप का बचाव करिए, सबका बचाव करिए। तो अब हम लोग नया वीडियो स्टार्ट करते हैं, यानी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है यूरिनरी कैथेटराइजेशन। तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन एक तरह का मेडिकल प्रोसीजर है और यूरिनरी कैथेटर एक तरह का ट्यूब है, पतला सा फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जिसे कैथेटर कहते हैं। तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन में यूरिनरी कैथेटर ही तो इंसर्ट किया जाता है यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर तक, जिससे कि जो यूरिन है वो ब्लैडर से बाहर आए, ठीक है। क्योंकि जो प्राकृतिक तौर पे है वो इंसान खुद अपना यूरिन पास करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी दिक्कत हो जाती है कि यूरिन वो खुद से पास नहीं करने जा सकते, नहीं वो खुद से पास कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में एक जो है ट्यूब डाला जाता है। जैसे कि आप सोचिए कि आपके छत पे टंकी रखी हुई है और उसमें पाइप नहीं है, तो पानी कैसे आएगा, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि उसमें जो है पाइप अटैच है वो अपने आप बाहर आ जाता है जब मोटर चालू करते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यानी पाइप में कुछ फंस जाए या फिर कुछ और कारण हो सकता है, टंकी में पानी ना हो या बहुत तरह की दिक्कतें हो सकती हैं जिसके कारण वो पानी नहीं निकल पा रहा बाहर। तो वैसे ही हमारे शरीर में ब्लैडर है जो एक तरह के टैंक है, टंकी है जिसमें जो होता है यूरिन होता है, ठीक है, और वो अपने आप निकल नहीं पा रहा। तो इसके लिए कैथेटर डालते हैं, कैथेटर यानी ट्यूब डाल देते हैं। तो ट्यूब एक तरह का पाइप है जिसके थ्रू बाहर जो है यूरिनरी बैग में या फिर कुछ बकेट वगैरह में यूरिन जो है इस तरीके से ड्रेन कर देते हैं, निकाल देते हैं, ताकि मरीज को आराम मिले। अब हम लोग समझते हैं कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन करते क्यों हैं, इंडिकेशन क्या है। पहला है कि बहुत ही ज़रूरी प्रोसीजर है ये तो हम जानते हैं। पहला है कि यूरिनरी रिटेंशन के केस में अगर किसी को यूरिनरी रिटेंशन हो रखा है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मरीज़ का ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता है ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, या फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या फिर दूसरा फैक्टर, कोई भी कारण हो सकता है। मरीज़ को मान के चलिए कोई बीमारी है या फिर कोई जो है ब्लॉकेज हो गया है, कोई बाधा हो गई है, जो उनके ट्यूब्स हैं, जो उनके यूरेथ्रा हो सकता है, वहाँ पे अगर कुछ ब्लॉकेज है या फिर यूरेटर में कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो सकता है जिसके कारण यूरिन बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उसको खाली करने के लिए यहाँ पे कैथेटराइजेशन किया जाता है। तो यूरिनरी रिटेंशन ट्रीट करने के लिए पहला हो गया इंडिकेशन। यूरिनरी रिटेंशन क्या है, तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारा ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता है और उसमें प्रेशर बनते रहता है, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा मॉनिटरिंग करने के लिए कि यूरिन आउटपुट कितना है। मरीज़ को अगर मान के चलिए कोई ऑपरेशन हो रखा है या फिर कोई प्रोसीजर हो रखा है या फिर मरीज़ को देखना है कि उनका किडनी सही से काम कर रहा है या नहीं, या फिर जो भी तरह की जांचें हो जो जिस लिए भी करवाया जा रहा, तो यूरिन आउटपुट देखने के लिए भी यहाँ पे यूरिनरी कैथेटराइजेशन कराया जाता है ताकि मरीज़ की स्थिति को जाना जा सके। और ये मेनली क्रिटिकल केयर सेटिंग्स में होता है कि कैथेटर डाल के और फिर यूरिनरी आउटपुट को चेक करते हैं जिससे उनकी स्थिति का पता लग पाए। तो पहला था यूरिनरी रिटेंशन, दूसरा था मॉनिटरिंग और तीसरा है सर्जरी। अगर मरीज़ की ऑपरेशन होने वाली है तो मरीज़ ऑपरेशन के दौरान तो यूरिन पास कर नहीं सकता, वो अगर किया तो बेड पूरा गंदा हो जाएगा और पूरा फैल जाएगा, ठीक है, और ये जो कंडीशन है वो बहुत बेकार होगी। इसीलिए क्या करते हैं कि कैथेटराइजेशन कर देते हैं, कैथेटर डाल देंगे, ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर तक, और फिर उसे फिक्स कर देंगे जिससे कि वो यूरिन जो है अपने आप जो है आउट होते रहेगा और कहाँ जाएगा, तो जो एक बैग होता है, यानी कि एक कहें तो
यूरिनरी बैग होता है उसी में वो जाके इकट्ठा होगा। फिर एक सर्टेन मेडिकल कंडीशंस, कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें कि कैथेटराइजेशन करना ज़रूरी होता है, जिसमें पहला है यूरिनरी इनकंटिनेंस, यानी कि आपको कंट्रोल नहीं हो पाता, आपको जो है थोड़ा छींक आया, कुछ भी आया, आप कंट्रोल नहीं कर पाए, यूरिन पास हो गया। ये एक बीमारी भी है यूरिनरी इनकंटिनेंस, यानी अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन है। स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो रखी है तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत दिनों तक कैथेटर डाला जाता है, ठीक है, जिससे कि यूरिन जो है पास होते रहे अच्छे से। अब है कि कितने टाइप के कैथेटर्स होते हैं, हमने समझ लिया ये कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन कब और क्यों करते हैं। तो पहला समझा कि रिटेंशन के लिए, ठीक है, अगर किसी को यूरिनरी रिटेंशन हो रखा है तो। दूसरा कि स्पेसिमेन भेजने के लिए, कुछ जांच के लिए भी यूरिन कल्चर जब करवाते हैं, यूरिन का टेस्ट करते हैं उस टाइम भी, यानी यूरिन के एनालिसिस के लिए। तीसरा आपका है कि सर्जरी के टाइम कर सकते हैं या सर्जरी के बाद, सर्जरी के पहले या सर्जरी के दौरान भी किया जाता है। फिर कुछ मेडिकल कंडीशन होती हैं जिसमें यूरिनरी इनकंटिनेंस हो रखा है या फिर इंजरी हो रखी है स्पाइनल कॉर्ड में या कहीं पे भी, तो कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें कैथेटराइजेशन करना ज़रूरी होता है। तो अब कैथेटर्स पे आते हैं मेन मुद्दे पे। तो बहुत तरह के कैथेटर्स होते हैं जिसमें पहला है इन ड्वेलिंग कैथेटर्स, जिसे फॉली कैथेटर्स भी कहते हैं। ये जो है इसमें क्या होता है कि बैलून होता है टिप पे और उसे इन्फ्लेट किया जाता है। कहाँ इन्फ्लेट करेंगे, तो चलिए हम अब आते हैं, एकदम आसानी से समझते हैं। एक ट्यूब है, उसमें क्या है कि ट्यूब के टिप पे जो होता है एक होल होता है, उसके पहले जो एक बैलून की तरह होता है जिसमें कि अगर हम लोग फ्लूइड भरते हैं तो वो फूल जाता है और ब्लैडर में फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इनड्वेलिंग कैथेटर्स है, फॉली कैथेटर्स, उन्हें जब हम लोग इंसर्ट करते हैं यूरेथ्रा के थ्रू और ब्लैडर में डालते हैं तो एक होता है बाहर में, दूसरे साइड में इन्फ्लेशन पोर्ट होता है जहाँ से कि हम लोग 10 ml के सिरिंज लेते हैं, उसमें NS लेते हैं, फ्लूइड लेते हैं स्टेराइल, और उसे डालते हैं ताकि वो जो बैलून है वो फूल जाए और ब्लैडर के नेक पे फिक्स हो जाए। जब वो ब्लैडर के नेक पे फिक्स हो जाएगा तो उसे बाहर आने का कोई चांस ही नहीं रहेगा जब तक हम लोग निकालेंगे नहीं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैथेटराइजेशन के लिए फॉली कैथेटर डाल देते हैं जो कि बहुत ही बेस्ट है। इसमें बैलून होता है जिससे कि आसानी से वो फिक्स हो जाता है ब्लैडर में। नहीं तो अगर बैलून नहीं रहा तो थोड़ा भी इधर उधर की जहाँ निकल गया, 10 बार आप कैथेटर ही डालते रह जाएंगे, ठीक है। तो फॉली कैथेटर आप लोग समझ गए, लॉन्ग टर्म के लिए कैथेटराइजेशन करते हैं। इंटरमिटेंट कैथेटर में क्या है, दीज आर इंसर्टेड एंड रिमूव्ड सेवरल टाइम्स अ डे टू एम्प्टी द ब्लैडर एंड आर ऑफन यूज फॉर शॉर्ट टर्म कैथेटराइजेशन। तो ये जो आपका इनड्वेलिंग था वो लॉन्ग टर्म कैथेटराइजेशन है और जो इंटरमिटेंट है वो शॉर्ट टर्म कैथेटराइजेशन है। तो लॉन्ग टर्म कैथेटराइजेशन का मतलब क्या, कैथेटर डाल के बहुत लंबे समय तक छोड़ दिए, एक यूरिन बैग कनेक्ट कर दिए, ड्रेन होते रह रहा। शॉर्ट टर्म कैथेटराइजेशन यानी इंटरमिटेंट में क्या हो रहा, दिन में 5 बार आप कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं, यानी कैथेटर को ब्लैडर तक डाल रहे हैं, यूरिन ड्रेन हो जा रहा है, यूरिन बाहर निकल गया, उसके बाद कैथेटर निकाल दिए। फिर जब ब्लैडर में लग रहा है कि यूरिन भर गया है, मरीज़ आपको शिकायत कर रहा है कि मुझे बाथरूम जाना है और वो चल फिर नहीं पाता, हो सकता है कोमा में हो, कहीं भी कैसी भी स्थिति में हो, या फिर कुछ पैर में इंजरी हो रखी हो, तो उस टाइम आप फिर कैथेटर डाल रहे हैं, फिर ब्लैडर को खाली कर रहे हैं, यूरिन को ड्रेन कर रहे हैं, यही बार बार होता है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, थोड़े समय के लिए कैथेटर डालते हैं, यूरिन ड्रेन करते हैं ब्लैडर से और फिर वही छोड़ देते हैं। एक्सटर्नल कैथेटर में कॉन्डम कैथेटर्स होते हैं जिसमें कि क्या होता है कि ये बाहर से ही पहना जाता है, बाहर से ही लगा लेते हैं और फिर जो है यूरिन जो है वो ड्रेन हो जाता है ड्रेनेज बैग में। तो ये मेनली मेल के लिए यूज करते हैं। और एक होता है सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन जिसमें कि लोअर एब्डोमेन में इंसिजन लगाते हैं, यानी सुप्राप्यूबिक में, और फिर वहाँ पे इंसिजन लगा के और एक कैथेटर डाल देते हैं, सुप्राप्यूबिक कैथेटर आते हैं वो डाल देते हैं और फिर उसे यूरिनरी बैग से कनेक्ट कर देते हैं, वो ड्रेनेज होते रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, टाइप्स तो समझ गए, इनड्वेलिंग, इंटरमिटेंट, कॉन्डम कैथेटर और सुप्राप्यूबिक कैथेटर्स हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रोसीजर पे, यानी क्या प्रक्रिया है कैथेटर डालने की। सबसे पहले प्रिपरेशन करना होगा, जो भी सामान है वो ला के रखिए। सामान में क्या है, सबसे पहले यूरिनरी कैथेटर, यूरिनरी बैग जिसे ड्रेनेज बैग कह सकते हैं, जेली होना चाहिए, लिग्नोकैन जेली, और फिर आपका इसमें 10 ml सिरिंज और फिर फिक्सिंग टेप, और 10 ml सिरिंज में आपका जो है NS या फिर स्टेराइल फ्लूइड होना चाहिए।
इतने चीज़ों को आप रख लीजिए, कैथेटराइजेशन आराम से हो जाएगा। और ग्लव्स ले लीजिए, पहन लीजिए। सबसे पहले सामान ले लिए, प्रिपेयर कर लिए। अब मरीज़ के पास जाना है, उनको बताना है कि हम एक पेशाब की नली डालने वाले हैं, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। उनसे कंसेंट ले लेना है। बताने के बाद पोजीशन बनाना है। पोजीशन कंफर्टेबल पोजीशन बना लीजिए, ठीक है। पोजीशन बनाने के बाद आपको जो है पेंटिंग करना है, अच्छे से सफाई कर देनी है एकदम। सेवलॉन स्प्रेड बीटाडिन से, नहीं तो बस बीटाडिन से करते हैं यहाँ, ठीक है। बीटाडिन से अच्छे से क्लीन कर दिए, या फिर सेवलॉन और बीटाडिन से करते हैं, ठीक। सफाई करने के बाद वहाँ पे हो सके तो आप ड्रैप कर दीजिए, कट सीट डाल दीजिए। वो डालने के बाद क्या होता है कि आपको जो है कैथेटर लेना है, वो भी एकदम एसेप्टिक टेक्निक से आपको ये प्रोसीजर करना है। कैथेटर लिए, आपने जो है ल्यूब्रिकेंट लिया, यानी जेली जो मंगवाया था वो लिया। फिर जो है आपको अच्छे से यूरेथ्रा को पहले पहचानना है, छोटी सी ओपनिंग है उसको पहचानना है, इंसर्ट करना है, जेंटली प्यार से इंसर्ट करना है, धीरे धीरे, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद जब वो ब्लैडर तक पहुंच जाए तो आपको 10 ml का सिरिंज जो NS भरा हुआ है वो लेना है। और एक पोर्ट होता है जो कि इन्फ्लेशन पोर्ट है, उससे क्या करते हैं तो बैलून को इन्फ्लेट कर देते हैं, बैलून को फुला देते हैं, ब्लैडर में फिक्स कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि आपका जो है एक साइड में क्या था, आपने जो है वो यूरिनरी बैग को कनेक्ट किया था, यूरिन आउटपुट वाला एक पोर्ट था ना, तो उसमें तो आपने यूरिनरी बैग को कनेक्ट कर रखा था। और इधर आपने दूसरे पोर्ट से, यानी जो बैलून को फुलाने वाला पोर्ट था, उससे आपने 10 ml के सिरिंज से लेके NS भर दिया, बैलून को इन्फ्लेट कर दिया। यह आपने इतना कर दिया। इसके बाद यूरिन ड्रेन होने लगा, आप देख रहे हैं कि यूरिन जो है कैथेटर से आ रहा है और बैग में कलेक्ट हो रहा है। तो ये आपका प्रोसीजर इतना फिक्स होता है, ठीक है, कि आपको ये करना है। अब क्या करना है कि ये जो कैथेटर है उसको थाई पे या फिर पेट पे, यानी लोअर एब्डोमेन में फिक्स कर देना है, ताकि वो खींचे नहीं और मरीज़ को थोड़ा वो खिंचाव ना महसूस हो, इसीलिए उसको अच्छे से फिक्स कर देना है। और अब आराम से यूरिन आउटपुट को चेक करते रहना है। अब है कि हमने समझ तो लिया कि प्रोसीजर क्या है, टाइप्स क्या हैं, इंडिकेशन क्या है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन क्या है। अब हम लोग समझेंगे कॉम्प्लिकेशन क्या है, यानी ये यूरिनरी कैथेटराइजेशन करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो पहला है कि ये बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है, सुरक्षित प्रोसीजर है, लेकिन कुछ रिस्क हो सकता है। अगर आप सही से कैथेटर नहीं डाल रहे हैं, स्टेराइल टेक्निक नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, मरीज़ को बहुत ही डिस्कम्फर्ट लग सकता है। अगर बाहर से कोई ट्यूब डला हुआ है आपके अंदर, आपको दिक्कत तो होगा, आपको बैठने में, उठने में, लेटने में थोड़ा चुभन सा महसूस होगा, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। हो सकता है आपने यूरिनरी ट्रैक में इंजरी कर दी, जा नहीं रहा, आप एकदम फोर्सफुली उसमें इंसर्ट कर रहे हैं कैथेटर, तो इंजरी हो सकता है यूरिनरी ट्रैक में। कुछ कॉम्प्लिकेशन बाद में हो सकते हैं, जिसमें ब्लैडर स्टोन भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये सब कॉम्प्लिकेशन है। अब है कि मेंटेनेंस, कैथेटर को मेंटेन कैसे करना है, तो प्रॉपर केयर करना है, प्रॉपर वहाँ का क्लीनिंग करना है। और आपको जो है वो जो कलेक्शन बैग है, जिस थैली में यूरिन जमा हो रहा है, उसको खाली करते रहना है, ताकि इन्फेक्शन से बचाव हो सके मरीज़ का। फिर है कि कैथेटर को और ड्रेनेज बैग को हमेशा क्लीन रखना है, और कैथेटर को हमेशा उस पर जो है टैग कर देना है, डेट वगैरह मेंशन करके रखना होता है, ठीक है। और उसको हमेशा फिक्स करके रखना है थाई पे या एब्डोमेन पे, ताकि मरीज़ को खिंचाव महसूस ना हो, और एकदम सफाई से रहना है, ताकि इन्फेक्शन ना हो मरीज़ को। अब नेक्स्ट है कि रिमूवल, ठीक है, यानी कब हम लोग इसको रिमूव करते हैं और तरीका क्या है रिमूव करने का। आपने कैथेटर डालने तो सीख लिए, लेकिन कोई कहा कि कैथेटर निकाल दो बेटा, तो आप तो फंस गए, निकालना कैसे है। तो जो इनड्वेलिंग कैथेटर्स होते हैं, फॉली कैथेटर्स जो होते हैं, तो आपने थोड़ा याद करना है आपको कि आपने क्या किया था कि उसको फिक्स करने के लिए 10 ml सिरिंज से 10 ml फ्लूइड भरा था, ताकि बैलून जो है फूल जाए और ब्लैडर में फिक्स हो जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस बैलून को पिचकाना है, यानी डिफ्लेट करना है। क्या करेंगे कि जिस पोर्ट से आपने 10 ml सिरिंज से उसे फुलाया था, उसी ही इंजेक्शन, आपको एक इंजेक्शन लेना है 10 ml का, और उसी पोर्ट से वो सारे फ्लूइड को निकाल लेना है, ठीक है। पोर्ट में आप सिरिंज जो है इंसर्ट करेंगे, वो अपने आप भी आने लगता है जो फ्लूइड रहता है, तो आपको फ्लूइड खींच लेना है, फेंक देना है। और अब देखिए आराम से आपको खींचना है कैथेटर, बहुत ही आराम से कैथेटर निकल जाएगा, और उसके बाद उसे येलो डस्टबिन में डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। इतना आप समझ गए।
अब कहाँ पे इसे रेड डस्टबिन में से डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है, क्योंकि जितने भी इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट होते हैं वो रेड डस्टबिन में डिस्कार्ड किए जाते हैं, चाहे वो ग्लव्स हो, आपका राइल्स ट्यूब हो, चाहे आपका ये यूरिनरी कैथेटर हो, चाहे आपका जो कोई भी ट्यूब्स हो, ठीक है। अब आपका आता है अल्टरनेटिव। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स टू कैथेटराइजेशन सच एज मेडिकेशन, ब्लैडर ट्रेनिंग, सर्जरी डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग कंडीशन। अब है कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन पे भी आराम नहीं मिल रहा है, दिक्कत हो ही रहा है, तो उसके अलावा क्या कर सकते हैं, मरीज को दवाई दे सकते हैं, ब्लैडर की ट्रेनिंग करवा सकते हैं कि आपको कैसे करना है तो यूरिन पास होगा, कुछ से नहीं हो रहा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि मरीज़ की स्थिति कैसी है। नेक्स्ट है कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है और एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करना होता है, यानी पूरे स्टरलाइजेशन को फॉलो करना होता है, स्टेराइल टेक्निक को। जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसे इसके लिए ट्रेनिंग देनी होती है, यानी आप ट्रेंड हैं, आपको आता है तभी आपको करना है, नहीं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन बाद में हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, आप इंजरी कर सकते हैं, यूटीआई करवा सकते हैं, इन्फेक्शन करवा सकते हैं, तो आपको ये सीखना है तभी करना है। तो इसी तरीके से ये वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को यहाँ बैंड करते हैं। इस वीडियो में 2 ही टॉपिक, एक लेप्रोसी, एक यूरिनरी कैथेटराइजेशन, तो दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 100% है कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसी तरीके से बाय, टेक केयर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और बहुत सारी वीडियोज़ मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की अपलोड कर रखी है, तो आप उसे भी देख सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं।